शुरू के 2 मैचेस की अगर हम बात करें नीदरलैंड्स की, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ पार्ट्स में अच्छी परफॉर्मेंस जरूर दी। अगर हम देखें जो उनका मैच 1 था और मैच 2 था न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बाद उन्होंने एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस दी, यहाँ पर एक डेयरिंग परफॉर्मेंस दी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और एक आज के चौथे मैच में एक बार और कहीं ना कहीं हमें वो कहानी देखने को मिली जो शुरू के 2 मैचेस में नीदरलैंड की तरफ से हमें देखने को मिली थी, जहां पर उन्होंने कुछ पार्ट्स में अच्छी परफॉर्मेंस जरूर की, एक डेयरिंग परफॉर्मेंस जरूर दिखाई, लेकिन एट द एंड रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आया। लेकिन यहाँ पर कुछ भारी गलतियां आज के डे पे नीदरलैंड से जरूर की है, जो एक अच्छी फाइट के बावजूद भी रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आ पाया। आप उनको उनके एफर्ट्स के लिए, उनके डेयरिंग के लिए, जिसने उनको परफॉर्मेंस दी उन्होंने, उसके लिए आप उनको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दे सकते हैं, लेकिन एट द एंड रिजल्ट जो है वो उनके फेवर में नहीं आ पाया, जो कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटिंग जरूर होगा जो भी नीदरलैंड्स को सपोर्ट कर रहे थे और नीदरलैंड्स टीम खुद के लिए भी। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सीधे फेस बाय फेस शुरुआत करते हैं, फिर आगे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर नीदरलैंड्स किन किन जगहों पर ये मैच हारा है। बिल्कुल 1 से 10 ओवर की बात करें पावर प्ले 1 की, तो यहाँ नीदरलैंड ने 48 रन बनाए, 2 विकेट का नुकसान हुआ। वहीं श्रीलंका ने 56 रन बनाए और उन्हें भी 2 विकेट का यहाँ पर नुकसान हुआ, तो पहला फेस श्रीलंका के नाम गया। वहीं 11 से 40 ओवर की बात करें, यहाँ पर नीदरलैंड ने 127 रन बनाए और 4 विकेट का नुकसान हुआ। वहीं श्रीलंका ने इस फेस में पावर प्ले 2 में 167 रन बनाए और सिर्फ 2 विकेट का नुकसान हुआ। ये भी फेस श्रीलंका के नाम रहा। वहीं तीसरा फेस जो है 41 से 50 यानी कि डेथ फेस, वहाँ पर 87 रन नीदरलैंड ने बनाए और 4 विकेट का नुकसान वहाँ पर टीम को उठाना पड़ा। वहीं श्रीलंका ने 40 रन बनाए अपने फेस इस डेथ फेस में और सिर्फ 1 विकेट का नुकसान उन्हें उठाना पड़ा। बिल्कुल, तो तीनों फेसेस जो है श्रीलंका ने इस गेम में जीते हैं इन कंपेयर टू नीदरलैंड्स की हम बात करें। लेकिन ये जितना आसान, जितना सीधा आपको लग रहा होगा, इतना सीधा ये बिल्कुल नहीं रहा। आज की डेट की अगर हम बात करें, लगभग 90 या 92 के आसपास, 90-95 के आसपास नीदरलैंड्स ने अपने 6 विकेट गंवा दिए थे और ऐसा लग रहा था कि बहुत शायद 160-170 या मैक्स 180-90 तक ये टीम जो है वो कहीं ना कहीं ऑल आउट होती हुई नजर ना आए, क्योंकि स्कॉट एडवर्ड जो पिछले मैच में लोअर ऑर्डर में आकर काफी लंबी इनिंग खेल कर गए थे वेंडर मर्वे के साथ, आरंदित के साथ, वो भी इस बार कहीं ना कहीं बहुत जल्दी पवेलियन चले गए थे। लेकिन वहां पर एक बेहतरीन इनिंग आई नीचे। सीधे बात करेंगे, विक्रमजीत सिंह एक और बार लगा फ्लॉप हुए हैं, मैक्स आउट कहीं ना कहीं प्लेड आउट हुए, सबने विकेट दिए। उसके बाद कॉलिन अकरमैन 29 रन, मेरे ख्याल से 29 बहुत बाहर की बॉल को जाकर उन्होंने चेस किया और एच दिया। बहुत ही खराब शॉट था। खुद में कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट होना चाहिए उन्हें कि इतने खराब बॉलर्स विकेट ले, समझ में आता है अपना विकेट थ्रो करके आए तो बहुत डिसअपॉइंट। 23 रन पर देखिए वेस्ट इंडीज के भी प्लेयर देखा नहीं उन्होंने, और जबकि वो थर्ड मैन पे सिंगल लिए जा रहे थे, वहाँ प्लेयर था लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने वहां पर बल्ला लगाया। बिल्कुल, उसके बाद तेजान यादव की बात करें वो भी आउट हुए। उसके बाद स्कॉट एडवर्ड्स की बात करें, वो तो एक मैजिकल डिलीवरी थी जो तिक्षाना ने रखी थी, जहाँ पर ऑफ स्टंप पड़ गया, सीधा उनका ऑफ स्टंप जो है, मिडिल स्टंप जो है वो उड़ गया। उसके बाद यहाँ तक हालात बहुत खराब थे। उसके बाद नीदरलैंड्स ने इस वर्ल्ड कप में उनका परफॉर्मेंस जैसा रहा है वो दिखाने की कोशिश की है और एक फाइटिंग और डेयरिंग परफॉर्मेंस निकल कर आई। अगर हम बात करें यहाँ पर एंजल ब्रेच और लोगान बेंटी की तरफ से, इस पार्टनरशिप में क्या खासियत नजर आई आपको? क्यों आखिर ये सक्सेसफुल रहे हैं इतनी बड़ी पार्टनरशिप करने में? यहाँ जरूर देखिए, इस पार्टनरशिप को बिल्कुल देखना चाहिए, खाली यहाँ बोलकर नहीं कि एक अच्छी चीज़ है। ये इससे आप सीख सकते हैं काफ़ी, जो यंगस्टर्स हैं, यंग जो आना चाह रहे हैं क्रिकेट पे या फिर क्रिकेट अकेडमीज में है, कोचिंग में, इस पार्टनरशिप से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सीखने वाले बहुत कम है। लेकिन अगर हम देखें इन दोनों प्लेयरों ने जैसा खेला है, आप देखेंगे गैप में रन मारे हैं। पहली बात ये है, सिंगल्स डबल्स बहुत ज़्यादा लिए हैं, बहुत बाउंड्रीज नहीं लग रही थी। 120 या उससे भी ज़्यादा बॉलों बाद शायद एक बाउंड्री आई थी, उससे पहले एक बाउंड्री आई थी, उसके बाद फासला रहा 120 या 125-30 बॉलों का, उसके बाद बाउंड्री आई है। लेकिन जिस तरीके से ये दोनों बल्लेबाज रन्स कर रहे हैं, सिंगल्स डबल्स, गैप ढूंढ रहे हैं और हवाई फायर नहीं कर रहे हैं, जो आज के मोस्ट ऑफ द बैट्समैन, लोगान भी खुद ऐसे बल्लेबाज हैं वो जो मार के खेलते हैं, उठाकर खेलते हैं कंडीशन के हिसाब से। लेकिन खुद आज जिस तरीके से भी कंडीशन के मुताबिक ढले हैं वो काबिल तारीफ है। मानना होगा जिस तरीके से ये दोनों बल्लेबाज खेले हैं, ये बहुत ज़्यादा ऊपर के बल्लेबाजों को कुछ देखना चाहिए कि कैसे आप इस विकेट पर आपको खेलना था, कैसे आपको टिकना था। एक्सक्लूडिंग स्कॉट एडवर्ड्स, वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी डिलीवरी हो गई, वरना
उनसे उम्मीद रहती है कि वो ऐसा खेलें और खेलते भी हैं, लेकिन ऊपर के बल्लेबाज जिस तरीके से वाहियात और शॉट खेल स्पेसिफिकली अयान तेजा बेस्ट डे लीड और विक्रमजीत और मैक्सवेल आउट, ऊपर के जो टॉप जी हाँ, चार इन्हीं से कह रहा हूं। रन ही नहीं निकल रहे इस टूर्नामेंट। बिल्कुल सही, इनको देखना चाहिए कि इन्होंने कैसे बल्लेबाजी की है, डॉट बॉल्स भी खेली है, सिंगल्स निकाले हैं, डबल्स निकाले हैं, गैप में खूब दौड़े, गैप इन्होंने ढूंढ ढूंढ के रन बनाए हैं, जो कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट रहा है इस 125 रन की पार्टनरशिप में इन दोनों बल्लेबाजों की। बिल्कुल, आप देखिए यहाँ पर दोनों ने मिलकर 129 रन बनाए हैं। अगर हम देखें मिलकर दोनों ने, पार्टनरशिप तो 125 की हुई है, इस 125 की पार्टनरशिप में सिर्फ 32 रन बाउंड्रीज से आए। देख लीजिए आप, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा परसेंट ऑफ मार्क्स इन्होंने रन, सिंगल, डबल्स और ट्रिपल्स निकाले हैं यहाँ पर। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है किस तरह की इनिंग ये रही है, कि वो डिटर्मिनेशन दिखा उनकी, नहीं अभी भी हम फाइट कर सकते हैं और फाइट करके उठ सकते हैं और इस गेम में आ सकते हैं। तो इस तरीके की इनिंग रही है, डिजर्व करते हैं ये दोनों कहीं ना कहीं अप्लॉजेस और स्टैंडिंग ओवेशन। इस तरीके की इनिंग्स भी स्टैंडिंग ओवेशन डिजर्व करती है। ये नहीं कि सिर्फ सेंचुरी मारे प्लेयर बाहर निकल रहा तभी आप स्टैंडिंग ओवेशन करें, इस तरीके की इनिंग्स भी डिजर्व करती है कि इससे स्टैंड होकर आप इन प्लेयर्स के लिए क्लैप किया, और कई सारे जो वहां पर थे फैंस उन्होंने क्लैप भी किया। तो वेल डन गाइस, बहुत अच्छी इनिंग आपकी तरफ से निकल कर आई। और इसी सारे 262 तक टीम पहुंची और ऑल आउट हो गई। 4 बॉलें मेरे ख्याल से और रह गई थी, वो 4 बॉलें कहीं ना कहीं छुट्टी भी चाहिए थी, 2 बॉलें और रह गई थी, वो 2 बॉल भी खेल लेते तो चलिए कोई अच्छा रहता। खैर कोई बात नहीं, एक वक्त और बुरे हालात थे। उसके बाद यार श्रीलंका की बॉलिंग के हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन से रहे और बॉलिंग कैसी रही? जरूर देखिए, बिल्कुल शुरुआत जो रही है वहीं कमर तोड़ दी मधुष्का और रजिता, दोनों ही अच्छी बॉलिंग कराई है। मधुष्का ने 4 विकेट लिए, 10 ओवर डाल नहीं पाए, 9.4 ओवर में 50 रन 4 विकेट, और 9 ओवर में 50 रन 4 विकेट कासुन रजिता। तो इन दोनों ने सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है, बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। मधुष्का बहुत अच्छा टूर्नामेंट जा रहा है आपका, आप लीडिंग विकेट टेकर में भी हैं और श्रीलंका के लिए अच्छे एसेट हो सकते हैं आने वाले वक्त। बिल्कुल लैन, सीधी सी बात है कि महेश तीक्षाना ने सिर्फ 1 विकेट निकाला। वो जो बॉल पड़ी थी स्कॉट एडवर्ड्स ने क्लीन बोल्ड किया, उनसे श्रीलंका ने और ज्यादा एक्सपेक्ट किया होगा इस उस पिच पे जहां पर टर्न वगैरह मिल भी रही थी। ये बहुत बड़ा रीजन रहा कि वहां पर एक पार्टनरशिप बिल्डअप नेदरलैंड्स के लिए हो पाया। खैर अब यहाँ बात करते हैं श्रीलंका के चेस के बारे में। तो 262 इतना भी बड़ा टफ टारगेट नहीं था, लेकिन अब इतना भी आसान नहीं था क्योंकि 250 स्कोर चला गया है और पिच पर टर्न है और उनके पास भी एक अच्छे स्पिनर्स हैं, तो वहां पर आपका टेस्ट लेने के लिए बेताब जरूर थे। एंड श्रीलंका की बैटिंग कंट्रीब्यूशन में मेजर रोल किन का रहा? बिल्कुल प्रथम निशंका बहुत अच्छा खेल रहे हैं, हैट्रिक लगा चुके हैं 50s की और बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं। 54 रन बनाए उन्होंने। उसके बाद समर विक्रमा 91 रन नॉट आउट गए हैं, सबसे मेजर हाईलाइट श्रीलंका की। ये तो एंड गोल्डन पैच में चल रहे हैं। बिल्कुल चल रहे हैं, बहुत शानदार। इनकी जो वापसी हुई है अब ये बहुत ज़बरदस्त। ये अब छोड़ नहीं रहे हैं अपना पोजीशन, छोड़ना भी नहीं चाहिए। आजकल की बहुत ज़्यादा रेस हो गई है। आजकल आपका पोजीशन, आपने ज़रा सा इधर उधर खेला और आपका पोजीशन ग्रैब कर लिया किसी और ने। वहीं पर चलित श्रीलंका ने 44 बनाए, ज़बरदस्त। आर्यन दत्त ने उन्हें ट्रैप करके रखा था और उन्हीं का वो शिकार बने हैं, आर्यन दत्त का, जो कि इतना परेशान करके रखा आर्यन दत्त ने उन्हें। लेकिन उससे पहले वो एक अच्छी पार्टनरशिप टीम को बहुत आगे तक लेके जा चुकी थी। उसके बाद धनंजय डी सिल्वा 30 रन वहां बनाए, उन्होंने भी यहाँ एक पार्टनरशिप की। ज़्यादा कुछ होने नहीं दिया श्रीलंका को कि कुछ हो सकता है, शायद 70-80 रन चाहिए थे तब श्रीलंका का विकेट गिरा था। लेकिन उसके बाद एक और पार्टनरशिप हुई यहाँ पर धनंजय और समर विक्रमा के बीच और मैच कंफर्टेबली श्रीलंका ने जीत ली। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये हाल रहा बैटिंग कंट्रीब्यूशन की। अगर हम बात करें तो वहीं पर अब चलें अगर बॉलिंग की तरफ सीधे तो यार नीदरलैंड्स की बॉलिंग की बात करें तो नीदरलैंड्स को अगर हम देखें शुरुआत तो अच्छी खासी मिल गई थी, शुरू में जल्दी विकेट मिल गए थे। आर्यन दत्त का जो स्पेल रहा वो बहुत ही कमाल का रहा आज, और बहुत ही बेहतरीन, बहुत तंग किया उन्होंने श्रीलंकन बैट्समैन को। और वो जब तक थे तब तक लग रहा था कि कहीं ना कहीं इनके अगर ओवर्स और बचे रहते तो इस मैच में कुछ और भी ट्विस्ट देखने को मिलता। लेकिन यार सबसे बड़ी जो आज दिक्कत रही नीदरलैंड्स के लिए वो थे उनके 2 मेजर बॉलर जिनकी तरफ से आज कोई भी विकेट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन हमें देखने को नहीं मिला, और वो एक बहुत बड़ा सेटबैक रहा। आर्यन दत्त ने शुरुआत में विकेट्स दिलाया जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में किया था। उसके बाद पॉल वैन मैकरन ने कहीं ना कहीं विकेट्स दिलाए जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया था। लेकिन यहाँ 2 बॉलर की मैं बात करना चाहूंगा, लोगान वैन बीक और वेंडर मर्वे। इनकी तरफ से कहीं ना कहीं आज परफॉर्मेंस, विकेट टेकिंग बॉल डिलीवरीज बहुत कम रही, जिसका खामियाजा नीदरलैंड को उठाना पड़ा। जरूर, बिल्कुल सही कहा आपने। और 10 ओवर में 57 दिए हैं वैन बीक ने और वेंडर मर्वे ने 9 ओवर में 42। लाइन और लेंथ से थोड़ा भटके हुए नजर आए हैं। एक जगह पर स्टिक रहकर बॉलिंग कराना ये थोड़ा ज़्यादा हमें दिखा नहीं, और थोड़ा सा कहना होगा थोड़ा
थक से जा रहे थे यहाँ बॉलर्स, काफ़ी ज़्यादा गर्मी सी महसूस हो रही थी उन्हें यहाँ पर, क्योंकि धर्मशाला से आए हैं अचानक एक कंडीशन में आकर लखनऊ में आना, फिर इस कंडीशन में खेलना जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, होता है ऐसा, थोड़ा एडजस्ट करने में वक्त लगता है। वो दिखा भी है हमें, पॉल वैन मैकरेन के स्पेल्स में भी वो दिखा है, काफ़ी थके हुए, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत थकी हुई थी। बिल्कुल, तो होता है ऐसा, आप एकदम से क्लाइमेट चेंज होता है, क्योंकि वो क्लाइमेट काफ़ी सूट करता है नीदरलैंड्स के प्लेयर्स को, जो धर्मशाला का क्लाइमेट था। लेकिन ये क्लाइमेट बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा कहना होगा कि आज के डे में बिल्कुल भी बेनिफिट सपोर्ट नहीं मिला अदर बॉलर्स का, और नई बॉल से पेसर्स ने भी कोई खासा इंप्रेशन यहाँ जमाया नहीं, वरना अगर कुछ विकेट्स यहाँ नई बॉल से मिलते पेसरों के द्वारा तो बहुत हेल्प मिलती नीदरलैंड्स को, बजाय इस 262 के टोटल को भी वो डिफेंड करते हुए देख सकते थे। लेकिन सिर्फ एक बॉलर आज चले हैं, बाकी सब का डे ऑफ रहा। बिल्कुल, आर्यन दत्त की यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, जो ऐसा लग रहा था कि आर्यन दत्त वैसे श्रीलंका कहीं ना कहीं चल रहा था, लेकिन आखिर कब तक चलता, आखिर उन्हें भी 10 ओवर के बाद रुक जाना था, सपोर्ट तो दूसरे बॉलर से चाहिए था, लेकिन वो आज मिला नहीं। एंड सिंपल सी एक लास्ट चीज आपसे पूछना चाहूंगा, आर्यन दत्त की आज स्पेल में आपने क्या अलग देखा जो बाकी स्पिनर्स उनके मुकाबले टैकल करते हुए नजर नहीं आ पाए? बिल्कुल, बैट्समैन को आगे खिला रहे हैं, देखिए बैट्समैन को आगे खिला रहे हैं, और एक टप्पा उन्होंने सेट करके रखा है अपने, यहाँ से बॉल स्पिन हो रही है, मुझे यहाँ से मदद मिल रही है, कंटिन्यूसली वहाँ डाले जा रहे हैं, उस टप्पे पे डाले जा रहे हैं, स्पॉट पे डाले जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है, और आगे खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्पिनर को हमेशा 2 ही काम करने चाहिए, या तो आप बैकफुट पे खिलाएं या तो आप फ्रंट फुट पे खिलाएं। तो फ्रंट फुट पे तभी खिलाएं जब बॉल थोड़ी घूम रही हो, टर्न हो रही हो, और अगर आप स्किड कराना चाहते हैं तो बैकफुट पे बेहतर रहेगा कि बल्लेबाज बैकफुट पे जाए और आप पे रिस्क ले और आप पसंद करें उस चीज़ को, फिल्टर वहाँ रहे। लेकिन आर्यन दत्त ने आज ये चुना, क्यों ना मैं थोड़ा सा बॉल ऊपर रखूँ, हवा में रखूँ, और उस स्पॉट पे डालूँ जहाँ से बॉल टर्न अच्छी हो रही है, और बल्लेबाज को आगे बुलाऊँ, जिसका हमने देखा श्रीलंका को जिस तरीके से उन्होंने ट्रैप किया है वो बहुत बेहतरीन रहा है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। नीदरलैंड्स ने इस गेम में भी फाइट जरूर किया अपने शुरू के 2 मैचेस के मुकाबले, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पार्ट्स में, जैसे कि उनका जो टॉप ऑर्डर रहा वो डेफिनेटली पूरी तरह से फेलियर लगातार जा रहा है। इसे भी एक मैच की बात नहीं है, कॉलिन एक्करमैन की उसे एक 16 ऑफ रन की इनिंग को छोड़ दे तो बाकी टॉप ऑर्डर पूरा फेलियर है। मैक्स राउट, विक्रमजीत सिंह, वेस्डी लीड, तेजाब और कॉलिन एक्करमैन वो 16 रन की इनिंग को अगर हटा, फिर भी चलिए उनकी एक 16 रन इनिंग आई तो सही, लेकिन बाकी प्लेयर्स एकदम नजर नहीं आए। और बॉलिंग डिपार्टमेंट में आज जो बाकी स्पिनर्स थे, बॉलर्स थे, उनका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब रहा, तो ये कहीं ना कहीं चीजें हाईलाइटेड रही है। फाइटिंग के हिसाब से, एफर्ट्स के हिसाब से 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स, लेकिन रिजल्ट जो टीम चाहती थी वो यहाँ नहीं मिला। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। नेपाल ने आज हांगकांग को एक और मैच में भारी भरकम रनों से हराया है, और कुशल और दीपेंद्र की एक आउटस्टैंडिंग इनिंग आई है, जाकर उस वीडियो को भी जरूर एनालिसिस को सुनते हुए जाइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाय।